हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे शहरी क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्र से कैसे एक द्वीप की भांति अलग होता है, उसकी क्या प्रकृति होती है यानी कि शहरी क्षेत्र की प्रकृति, उसका जल संसाधनों पर प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज, और क्या उपाय हो सकता है जिससे हम लोग ये शहरी ऊष्मा द्वीप या फिर शहर के जलवायु को रहने अनुकूल बना सकते हैं। तो उसका कुछ समाधान चलिए देखते हैं। सबसे पहले शहरी ऊष्माद्वीप एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से तापमान में अधिक होता है और एक द्वीप की भांति ये अलग हो जाता है। इसको द्वीप जो कहा गया है वो एक उपमा दी गई है, क्योंकि जैसे द्वीप अपने आसपास के क्षेत्रों में पानी से घिरा हुआ रहता है और वो ऊपर उठा भाग रहता है, उसी प्रकार जो शहरी क्षेत्र है वो तापमान में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो एक द्वीप के जैसा अलग प्रतीत होता है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार 1810 में ल्यूक होवर्ड नाम के विद्वान ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन के शहर में देखा था, जिसमें उन्होंने ये पाया कि लंदन का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो आसपास के क्षेत्र से ज़्यादा है। इसके बाद गीगर ने भी इस कॉन्सेप्ट को, अर्बन हीट आइलैंड के कॉन्सेप्ट को विकसित किया और चांडलर ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। शहरी ऊष्माद्वीप क्या होता है, इस पे एक अलग से वीडियो बना हुआ है जिसमें शहरी ऊष्माद्वीप के बारे में, उसका मानव पर प्रभाव, उसका मौसम पर प्रभाव, ये सब का चर्चा किया हुआ है। ये वीडियो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र का जल संसाधनों पर प्रभाव और शहरी क्षेत्र की प्रकृति के बारे में है। तो शहरी क्षेत्रों की प्रकृति या फिर शहरी जलवायु की प्रकृति, नेचर के बारे में समझते हैं। इसमें तापमान में अधिकता होती है, यानी कि आसपास के क्षेत्रों से ये तापमान में अधिक होता है, जिसका प्रमुख कारण है यहाँ पे बने हुए बिल्डिंग्स, वनों की कटाई, रोड मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं वो, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन जैसे बहुत सारे कारण हैं जो तापमान को बढ़ा देते हैं। फिर विकृत वर्षा पैटर्न यानी अल्टर्ड रेन पैटर्न, यानी कि वर्षा का जो निश्चित समय है, जो फिक्स्ड टाइम इंटरवल है रेनफॉल का, उसमें चेंज आ जाता है, यानी जलवायु परिवर्तन भी हो जाता है। और जलवायु परिवर्तन हम लोग को शहरी क्षेत्र में मिलता है, जिसके कारण क्या होगा, अचानक से बारिश होगी तो बाढ़ जैसा कंडीशन आ सकता है। हवा की गुणवत्ता में गिरावट, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें जो सिटी है, जो शहर है, वो बहुत ख़राब रहता है। उसमें उद्योग और फिर ट्रांसपोर्ट के कारण, यानी व्हीकल्स के कारण, वाहनों के कारण वायुमंडल में बहुत सारी जहरीले गैसें जाते रहती हैं, जिसके कारण हवा की गुणवत्ता या फिर एयर का जो हम लोग बोल सकते हैं क्वालिटी, वो कम होते जाता है। पारिस्थितिकीय प्रभाव, यानी कि हरा क्षेत्र या फिर वनों का जो क्षेत्र है उसमें कमी, ये मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ पे आवास अधिक बनेंगे, सेटलमेंट्स ज़्यादा बनेंगे तो वनों की कटाई होगी। उसके बाद जनसंख्या घनत्व के कारण क्या होगा, जो संसाधन है उस पर दबाव पड़ेगा, साथ ही साथ ऊर्जा की अधिक खपत होगी। लोग ज़्यादा एसी का यूज़ करेंगे, ठंडा रहने के लिए एसी का, कूलर का यूज़ होगा, रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ होगा, जिसके कारण ज़्यादा CO2 HFCs हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होंगे। इसमें आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा। जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसको, वहाँ के सेटलमेंट्स को, वहाँ के आवास को नहीं कर पाएंगे अफोर्ड, जिसके कारण स्वास्थ्य पर और उनके खर्चों पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद जल स्रोतों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे पीने के पानी का मांग बढ़ेगा। उद्योग बढ़ेंगे तो उद्योग में भी जल का आपूर्ति होता है, तो उसमें भी जल के स्रोतों पर दबाव पड़ेगा। मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग मेंटल प्रेशर या फिर एंग्जाइटी जैसा हम लोग को प्रकृति देखने को मिलेगा मानव में। उसके बाद जलवायु परिवर्तनशील
संवेदनशीलता वाला क्षेत्र बन जाता है एक शहरी क्षेत्र, जिसमें गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और जो ठंडा रहता है, जिसमें बर्फ़बारी पड़ता है किसी कहीं कहीं शहरों में, उसमें कमी देखने को मिलता है। तो इन सब प्रकृति से, इन सब विशेषता से जो शहर का क्षेत्र है वो अपने आसपास के क्षेत्रों से अलग होता है। इसके बाद अगर बात करें कि जल संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है शहरी क्षेत्रों का, या फिर वाटर रिसोर्सेज किस तरह से शहर में प्रभावित होती है, उसको समझते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान के होने के कारण अधिक वाष्पीकरण होगा, ज़्यादा इवापोरेशन होगा। वर्षा की अनियमितता के कारण जो वाटर है वो या तो बह के कहीं और चल जाएगा, या फिर उसका अच्छे से मैनेजमेंट ना होने के कारण वो बाढ़ ला सकता है। जैव विविधता में कमी आएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। हम लोग बोल सकते हैं फॉरेस्ट को काट के ज़मीन का यूज़ किए हैं, उसमें घर बनाए हैं, भवन बनाए हैं, तो जिसके कारण जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स और एनिमल्स के रहने का जगह, वो सभी क्षेत्रों में कमी आ जाएगा। भूमिगत जल में कमी आएगा, यानी कि जो ग्राउंड वाटर का सोर्स है उसमें कमी आएगा। और एक आंकड़े के मुताबिक अधिकांश भाग जो हम लोग भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं उसका लगभग 70% भाग कृषि के उपयोग में किया जाता है। और भारत तो कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे भूमिगत जल से काफ़ी कृषि की जाती है, तो इसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों पे ज़्यादा पड़ता है। जल प्रदूषण भी होगा। अचानक से जब बारिश होगा या फिर वर्षा का जब हम लोग को पैटर्न पता नहीं रहेगा, तब अचानक से बारिश होने के कारण शहरी क्षेत्रों में जो रासायनिक कार्य होते हैं, जो उद्योग के पास, या फिर शहरी क्षेत्रों में तो रोड बने हुए रहते हैं, अलकतरा रहता है, उसमें भी केमिकल रहता है। फिर सरफेस से जब पानी बहेगा तो अपने साथ रसायन और जो पॉल्यूशन रहेगा उसको बहाते हुए लेके चल जाएगा, तो जिसके कारण जल में भी प्रदूषण हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों के आसपास का जो जल स्रोत है वो भी प्रदूषित होते रहेगा। जलवायु में परिवर्तन होगा, यानी जलवायु का परिवर्तन होगा तो इससे भी जो वाटर रिसोर्स है उस पर इफ़ेक्ट करेगा। कैसे? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इफ़ेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इफ़ेक्ट होगा। शहरी क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स एक बेस का काम करते हैं क्लाउड के फॉर्मेशन में। तो शहरी क्षेत्रों में अधिक बारिश होगा, लेकिन अनियमित बारिश होगा, कभी भी बारिश हो जाएगा, तो जिसके कारण बाढ़ आ जाएगा। जैसा कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में दिखता है हम लोग को, अचानक से बारिश हो जाता है। फिर पीने वाले पानी की कमी होगी। पीने वाले पानी की कमी इसलिए होगी क्योंकि बारिश किसी भी समय हो रहा है, तो जल का जो नेचुरल स्टोरेज है और जल जो हमारा रिस के ग्राउंड वाटर में, भूमिगत जल में जो स्टोर हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा है क्योंकि सारे जगह अब पक्के सड़क बन गए हैं शहरों में। इसके कारण जल जो है वो भूमि में जा ही नहीं पा रहा है, तो भूमिगत जल जो है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण पीने वाले पानी की कमी हो गई है। ये सब का उदाहरण आप लोग को बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली ये सब में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे अचानक बारिश आ गया तो बाढ़ आ गया। दिल्ली में पीने वाले पानी की कमी भी है। वहाँ पे वाटर हम लोग देखते हैं, यमुना में पॉल्यूशन भी बहुत है। तो ये सारे कारण को आप रिलेट कर सकते हैं बड़े शहर से। फिर भूमि उपयोग में परिवर्तन, लैंड यूजेज में चेंज हम लोग को देखने को मिलेगा शहरी क्षेत्र में। और ये इसलिए मिलेगा क्योंकि कटाई के कारण, यानी वनों की कटाई के कारण वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं, जो जैव विविधता है, वो कमी आ गया, जिसके कारण जो टॉप सॉइल है वो बारिश के पानी में बह के चल जाता है, तो बंजर भूमि भी होता है। जल चक्र में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जो नेचुरल हम लोग का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वर्क करता है, जिस समय बारिश होना चाहिए और जितना बारिश होना चाहिए उसमें भी चेंज हो गया। प्राकृतिक रूप से जो जल रिस के भूमिगत जल में स्टोर होता है, तो प्राकृतिक स्टोरेज जो है वो भी अब ख़त्म होने लगा है शहरी क्षेत्रों में। इसलिए बड़े बड़े शहर जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, ये सब में पानी की कमी देखने को मिलती है। तो ये शहरी क्षेत्रों का प्रभाव है जल संसाधनों पर। इसके बाद अगर उपाय की बात करें तो क्या उपाय हो सकता है?
तो पहला उपाय हो सकता है कि हम लोग सस्टेनेबल टाउन प्लानिंग करें या फिर सतत रूप से नगर नियोजन बनाएं, जिसमें हम लोग सतत रूप से कैसे बना सकते हैं। तो जो टाउन प्लानिंग करेंगे तो उसमें जो हमारा कोई भवन बनेगा उसके आसपास का क्षेत्र हम लोग कुछ फिक्स कर देंगे कि यहाँ पे ग्रीनरी होना चाहिए, तो जिसके कारण जो हमारा पूरा शहर का मैप बनेगा उसमें ग्रीनरी मेंटेन रहेगा और शहर जो है वो कंपैरेटिवली ठंडा रहेगा। इसके बाद अपने शहर में जितने भी इमारतें हैं, बड़े बड़े इमारत, उनकी छतों पर अगर पौधे लगा दिया जाए, घास लगा दिया जाए, तो इसके कारण क्या होगा कि जो तापमान है उसमें कमी आएगी, ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, जिसके कारण तापमान में कमी होगा। उसके बाद परिवहन में सुधार कर सकते हैं हम लोग, यानी कि पब्लिक व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं। फिर ऊर्जा के दूसरे स्रोत का उपयोग कर सकते हैं जिससे पर्यावरण में प्रदूषण ना पहुँचे, जैसे जैविक ईंधन का प्रयोग ना करके ईवी का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, सोलर का प्रयोग कर सकते हैं, विंड एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, सीएनजी का यूज़ कर सकते हैं। ये सब परिवहन में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और साथ ही ऊर्जा की खपत में भी कर सकते हैं। तो जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग कर लिए तो उसके कारण हम लोग का जो एसी का यूज़ था वो कम हो जाएगा। फिर उचित जल निकाय या फिर बोल सकते हैं इसको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं हम लोग किसी शहर में, तो जिसके कारण अचानक से जब बारिश होगा तो वो बह के चल जाएगा और प्रॉपर फॉर्म में बहेगा, तो जिसके कारण बाढ़ नहीं आएगा। हल्के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग कलर का साइंस जानते हैं कि जो जितना डार्क कलर रहता है वो उतना लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को अब्जॉर्ब करता है, साथ ही उतना हीट को भी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर सड़क और भवन हल्के रंग के बनेंगे तो वो ऊष्मा को भी रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो जिसके कारण जो तापमान है वो कम हो जाएगा। छतों का वाइट वॉशिंग कर सकते हैं जिसके कारण छत जो है वो कम गर्म होगा। सौरिक ऊर्जा का प्रयोग बता ही दिए ऊर्जा की खपत के लिए। फिर जन जागरूकता कर सकते हैं हम लोग, जन जागरूकता प्रोग्राम कर सकते हैं, जनता में ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि आप लोग अपने आसपास के क्षेत्र में ग्रीनरी लगाइए, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे का देखभाल कीजिए। इस तरह की बातें को फैला सकते हैं जिसके कारण जो शहरी ऊष्मा द्वीप जो कहलाता है वो ऊष्मा द्वीप अब नहीं कहलाएगा अगर ये सब करेंगे हम लोग तो। उसके बाद भवन निर्माण में जो हम लोग सामग्री का उपयोग करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसमें कम ऊर्जा खपत करने वाला या फिर बोल सकते हैं हम लोग जो कम हीट एब्जॉर्ब करे उस तरह के ईंटों का प्रयोग या फिर उस तरह के मटेरियल्स का प्रयोग कर सकते हैं जो हीट को रिफ्लेक्ट कर दे, जैसे मिट्टी का बना ईंट हो गया या फिर मिट्टी का बना दीवार या फिर कुछ वैसा अल्टरनेटिव का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये कुछ उपाय हो गए जिसके कारण हम लोग शहरी ऊष्माद्वीप या शहरी क्षेत्र को गर्म होने से उसके वायुमंडल में जो प्रदूषण है उसको बचा सकते हैं, वाटर रिसोर्स को हम लोग बढ़ा सकते हैं और साथ ही हम लोग वहाँ की जैव विविधता को भी सुधार सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि शहरी जो क्षेत्र है उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका जल संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या समाधान होना चाहिए, इसको जाना। थैंक यू।